हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं डे बाय डे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है ना, वो इन वीडियोस को कंप्लीट देखें जो कि मैं आपको डे बाय डे प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं वीडियोस से आपके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यकीन ना हो तो आप वीडियोस को कंप्लीट करिए एंड इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है एंड आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, लगभग 1 घंटे की वीडियो बनेगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए एंड आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग इन दोनों को कंप्लीटली कवर कर दिया है। अगर आपने इनकी वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हो। सबसे पहले आप करना क्या है, इन वीडियोस को देखकर कवर कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, प्लस जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है ना, इसमें तो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को ना भी पढ़ें, लेकिन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपको इसमें अलग से पास होना पड़ता है और इसकी प्लेलिस्ट मैंने कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कर दी है। तो उन वीडियोस को देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को कवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज के जो है इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब आप जानते हो, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से कण पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो कि उसमें प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, है ना। देखिए, फोटोन तो नहीं होता है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, है ना। ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 10th पास करके आए हैं या फिर 12th पास करके आए हैं, और वो ये बात जानते होंगे कि एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक तांबे के अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। एक तांबे का इलेक्ट्रॉन मतलब कॉपर की बात हो रही है। कॉपर में हमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये बात आप भली भांति जानते हो कि हमारा कॉपर होता है ना, जो तांबा होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 29 होती है। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि काफी बेसिक क्वेश्चन आपको शुरुआत में मिल रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि सभी बेसिक क्वेश्चन है, नहीं। आपको आगे जो है कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, जो कि आपका दिमाग घुमा देने वाले हैं, है ना। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, विद्युत आवेश की मात्रा Q ज्ञात करने का सूत्र बता दीजिए, है ना। काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, है ना। Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, Q बराबर IT होता है ना। तो Q बराबर IT, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर कहलाती है। अगर कोई कंडक्टर है, उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड में फ्लो कर जाती है, प्रवाहित हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर, 1 कूलाम, 1 इकाई या फिर 1 ओम, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा 1 कूलाम। क्या कहलाएगा, 1 कूलाम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की मात्रा एसआई इकाई है। जो विद्युत मात्रा होती है ना, यानी कि विद्युत आवेश, जो विद्युत आवेश की एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये तो आप अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल। जो हमारा कूलाम होता है ना, कूलाम में हम मापते हैं किसको, विद्युत आवेश को, है ना। चार्ज को आप किस में मापते हो, कूलाम में मापते हो ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी तक तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे एंड धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, तो ध्यान से आपको सारे क्वेश्चन समझना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब विद्युत धारा पृथ्वी, यानी कि यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है, अर्थ की ओर प्रवाहित की जाती है, तो वस्तु विभव होता है, वस्तु का विभव होता है कैसा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या फिर अनंत होगा। अगर विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित की जाएगी तो वस्तु का विभव कैसा होगा, उसका पोटेंशियल कैसा होगा, तो यह हमें बताना है। बिल्कुल, इसका जो है पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धारा प्रवाहित स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। जो धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसे फ्लो जो मेंटेन करने के लिए आपको न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए, तो वो क्या होती हैं, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसके लिए हमें वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज स्रोत एवं चालक, हमें कंडक्टर और वोल्टेज स्रोत चाहिए, तो हम ये कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जब धारा इलेक्ट्रोलाइट के पास होती है तब धारा किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगी, ये आपको बताना है। अगर धारा इलेक्ट्रोलाइट के पास है तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगी, ये आपको बताना है। क्या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी, या फिर टेम्परेचर वाला इफेक्ट दिखाएगी, या फिर केमिकल इफेक्ट, या फिर लाइट इफेक्ट दिखाएगी, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगी ये हमें बताना है। तो देखिए जब धारा इलेक्ट्रोलाइट के पास होती है ना, तो वो केमिकल इफेक्ट दिखाती है, रासायनिक प्रभाव दिखाती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी उपस्थिति का आभास होता है। कैसा होता है, चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, या फिर विद्युत झटके से, या फिर चटकने की ध्वनि से। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पन्न प्रभावों से, है ना, उत्पन्न प्रभावों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, धारा के 3 प्रभाव बताइए, है ना। जो धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं तो वो कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो बिल्कुल ऊष्मीय होता है, चुंबकीय होता है और रासायनिक होता है, यही तो 3 होते हैं ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो धारा होती है ना उसके प्रमुख इफेक्ट यानी प्रभाव कौन कौन से होते हैं, धारा जो है ऊष्मीय प्रभाव दिखाएगी, चुंबकीय प्रभाव दिखाएगी और रासायनिक प्रभाव दिखाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकार्बनिक, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, पदार्थों में अधिकांश रासायनिक क्रियाएं किसके रूप में संपन्न होती हैं, ये हमें बताना है। ध्रुवीकरण, या फिर आयनीकरण, या फिर चुंबकीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें अधिकांश जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं ना वो हमारी आयनीकरण होती है ना, आयोनाइजेशन होती है। तो आयनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब धारा एक चालक से प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं। तो देखिए अगर कोई धारा है, कोई कंडक्टर है और उसमें से करंट का फ्लो हो रहा है ना, और वो जो कंडक्टर है वो तप्त हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे प्रभाव को क्या कहेंगे, बिल्कुल उसे हम तापीय प्रभाव कहेंगे, क्योंकि वो तप्त हो रहा है यानी गर्म हो रहा है ना। गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जो तापीय प्रभाव होता है यानी टेम्परेचर इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्पाइरल वाउल्ड कॉइल में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव संपन्न करेगी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय प्रभाव, है ना, चुंबकीय प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सूची मिलान आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और काफ़ी इजी जो है मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको बताया, आपने अगर 1 या 2 को मिला दिए ना तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने 2 मैक्सिमम मिला दिए तो आपका काम हो जाता है एलिमिनेशन मेथड से। कैसे, मैं आपको बताऊंगा, ये इसे सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब बात करें इसे किससे मिलाना चाहिए। तो देखिए जो ऊष्मीय है वो किससे मिलेगा, तो ऊष्मीय वाला बल्ब से मिलेगा। मान लीजिए आपने ये मिला दिया है ना ऊष्मीय वाला बल्ब से, है ना। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ चुंबकीय, तो ये आपका किससे संबंधित है, विद्युत पंखा से संबंधित है। बस आपने 2 ही मिला दिए तो काम हो जाएगा। कैसे होगा अभी आपको बताएंगे, हालांकि मैं आपको समझा देता हूँ। रासायनिक किससे जो है रिलेटेड है, रासायनिक किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे विद्युत लेपन से रिलेटेड है। एक्स किरणें किससे रिलेटेड है, तो हड्डियों का छाया जो चित्र होता है, एक्सरे जिसे कहते हैं, ये इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपने 2 ही मिलाए है ना, 2 आपसे नहीं मिल रहे थे, ये वाले आपसे नहीं मिलाए गए, आपने 2 को पता लगा लिया कि इसका ये है और इसका ये है, तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। कैसे, देखिए ए का कौन सा है, दूसरा, है ना। अब आपको ऑप्शंस की तरफ जाना है, ए का दूसरा देखना है कहाँ पर है। ए का दूसरा जहाँ नहीं होगा वो ऑप्शन को काट दीजिएगा, है ना। तो देखिए ए का दूसरा है, ए का पहला ये तो कट जाएगा, है ना। ए का चौथा ये भी कट जाएगा,
ए का तीसरा, देखिए ये भी कट गया, ए का दूसरा, बस यहाँ पर हमें ए का दूसरा मिला है, बस यही हमारा राइट आंसर है। यानी आप देख सकते हो मैंने सिर्फ एक का ही मिलान किया है ना। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने सिर्फ एक का ही मिलान किया है, जैसे ऊष्मीय का बल्ब होता है, मुझे समझ में आ गया, बस एक आपने मिला दिया ना तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ए का दूसरा मिल गया तो आपको ए का दूसरा ही मिलना चाहिए, अगर कोई और मिल रहा है उन्हें काट दीजिए। तो ए का पहला मिल रहा था, इसे हटा दिए, इसे हटा दिए, इसे हटा दिए, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका ए का दूसरा है। अब यही करेक्ट आंसर है, कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ए का दूसरा था बिल्कुल, बी का कौन सा था, पहला, तो आप यहाँ पर देखेंगे बी का पहला भी है। सी का कौन सा है, चौथा, तो यहाँ पर सी का चौथा भी मिलेगा, है ना। डी का कौन सा है, तीसरा है, डी का तीसरा यहाँ पर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है अगर आपने एक ऑप्शन को पकड़ लिया तो। मान लीजिए यहाँ पर ए का दूसरा होता है ना, तो आप क्या करते, तो आप इस ऑप्शन को भी रहने देते, इसको भी रहने देते, फिर आप जाते दूसरे ऑप्शन पे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम 2 का मिलान आपको करना आना चाहिए। फिर हम देखते बी का पहला किस में है ना, दोनों में से किसी एक में ही बी का पहला होता। मान लीजिए इसमें भी बी का पहला, इसमें भी है ना, ऐसा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हम, है ना। लेकिन ऐसा केसेस में होता नहीं है, फिर भी आपको ऑप्शन नंबर डी है, मैंने आपको समझा दिया इस तरह के क्वेश्चन से कैसे डील करना है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे, तो ये हमें बताना है। और काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बता रहे होंगे 6.24 × 10⁻18 कूलम, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ के परमाणु में होता है, यानी न्यूनतम 1 इलेक्ट्रॉन किस परमाणु के, यानी किस पदार्थ के परमाणु में होगा, तो वो आप अच्छे से जानते हो, वो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब जूल प्रति सेकंड यानी के बराबर होता है, जो 1 जूल प्रति सेकंड होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो हमें बताना है। 1 जूल प्रति सेकंड, तो आप जानते हो 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो एसआई यूनिट होती है ना, उसकी बात हो रही है, तो उसमें जो है ऊष्मा की इकाई को हम किससे व्यक्त करते हैं, कैलोरी, सेंटीग्रेड या जूल या फिर केल्विन। तो बात करें एसआई यूनिट यानी जो ऊष्मा की इकाई है वो कौन सी है, वो आपको बताना है। बिल्कुल, उसे हम कैलोरी में मापते हैं ना, टेम्परेचर को यानी ऊष्मा को यानी टेम्परेचर को हम कैलोरी में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, बस बार, जो बस बार होता है ना, आपने देखा होगा बस बार किसे कहते हैं, एक आपका जंक्शन बॉक्स की तरह होता है, वहाँ पर एक जो है न्यूट्रल हो जाता है और यहाँ पर फेज वगैरह चलते रहते हैं ना, तो उसे हम बस बार कहते हैं। में प्रयोग की जाने वाली धातु, जो बस बार होता है उसमें कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, कठोर तांबा, एल्युमिनियम या फिर अशुद्ध लोहा, अशुद्ध तांबा या फिर लोहा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो है कठोर तांबे का इस्तेमाल किया जाता है ना, हार्ड कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। हमसे कह रहा है कि निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक और कुचालक आप अच्छे से जानते हो, है ना। सुचालक किसे कहते हैं, जिसमें से करंट का फ्लो हो जाता है ना, और कुचालक किसे कहते हैं, जिसमें से करंट का फ्लो नहीं होता है, उसे हम कुचालक कहते हैं, है ना। सुचालक या फिर चालक भी हम सुचालक को ही कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट जो है कंडक्टर कौन सा माना जाता है, चीनी मिट्टी, रेजिन या फिर ग्रेफाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल हम जो है ग्रेफाइट को सबसे बेस्ट जो है कंडक्टर मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। देखिए अचालक नहीं है यानी सुचालक ही पूछ रहा है ना, इस तरह से आपको समझना है। तो बेकेलाइट, रबर, कार्बन या फिर माइका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो हमारा कार्बन है ना, ये हमारा अचालक नहीं है यानी सुचालक है ना, सुचालक है, अचालक नहीं भाई तो सुचालक ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक यानी इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो एबोनाइट होगा, कांच होगा, शीशा होगा या फिर मार्बल होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, शीशा। शीशा क्या है, एक अचालक नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंसुलेटर नहीं होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तांबा एक धातु होती है, कैसी, चालक, अचालक या अर्धचालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तांबा एक कैसी है भाई, तांबे से करंट का फ्लो होता है या नहीं,
तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है, तो ये क्या होगा, चालक होगा, है ना। तो तांबा एक अच्छा जो है चालक धातु होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है, यानी जो चालक पदार्थ कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से, है ना, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर अभ्रक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अभ्रक हमारा जो है एक क्या नहीं है, चालक पदार्थ नहीं है, यानी कुचालक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोनाइट में सल्फर की प्रतिशतता मात्रा आपको बतानी है। एबोनाइट में जो सल्फर होती है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 10 से 20%, 20 से 30 या 30 से 40 या फिर 40 से 50। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आज जो आपका एबोनाइट में सल्फर की मात्रा होती है ना वो 30 से 40 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक का एक लाभ क्या है, ये आपको बताना है। अधिक लचीलापन, क्रॉस सेक्शन का अधिक क्षेत्रफल या फिर अधिक प्रतिरोध या फिर अधिक वजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक लचीलापन, बिल्कुल अधिक लचीलापन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चालक पदार्थों जिसे हम क्या कहते हैं इंसुलेटेड मटेरियल्स के तापमान गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान होता है, कितना होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है ना वो ऋणात्मक में होता है, नेगेटिव में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीवीसी, है ना, पीवीसी इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, पूछ लेता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी अचालक से वर्ग से संबंधित है, कैसा, ठोस अचालक, द्रव्य अचालक, गैसीय अचालक या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाएंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है तो ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्य अचालक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक विद्युत रोधक पदार्थ अचालक का मूल गुण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, निम्न वोल्टेज ड्रॉप, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य या फिर निम्न प्रतिरोधकता या फिर जलशीलता, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है ना, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सभी तत्वों को एवं वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, चालक, धात्विक, धात्विक अर्धधात्विक या फिर चालक अचालक या फिर धात्विक और अधात्विक। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत यानी विभाजित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है निम्न में से कौन सा गुण यानी प्रॉपर्टी अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए, यानी जो अचालक पदार्थ हैं, है ना, जो अचालक पदार्थ हैं उनमें क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको बताना है, निम्न डाइक्लोरो स्ट्रेट या फिर उच्च प्रतिरोधकता या फिर सदृढ़ या फिर ऊष्मा को विकसित करने योग्य। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा लचीला अचालक यानी फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है। नहीं को ध्यान से फोकस किया करें क्योंकि यही आपके क्वेश्चन को बिगाड़ सकता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइबर। फाइबर क्या है, एक अचालक नहीं है, फ्लेक्सिबल अचालक यानी फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है ना, बाकी ये सब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो तापमान घट रहा है ना, तो ऐसा कौन सा पदार्थ होता है वही आपको बताना है। तो ऐसा पदार्थ हमारा कार्बन ही है। कार्बन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पर प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अच्छे अचालक में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, तो ये आपको बताना है। अच्छा कोई कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो उसमें जो है निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, तन्यता, सदृढ़ता या आघातवर्धता या फिर ये सभी। तो देखिए अच्छा जो कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर जो होगा ना, उसमें ये सभी चीजें होना जरूरी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे ये सभी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, यानी जिसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, तो ऐसा कौन सा पदार्थ यहाँ पर 4 ऑप्शन में दे रखा है, वही आपको पहचानना है। तो बिल्कुल रबर नहीं होगा, एबोनाइट नहीं होगा, बेकेलाइट नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुचालक हमारा तांबा यानी कॉपर होता है, बिल्कुल कॉपर में करंट फ्लो करता है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, कॉपर का, प्लास्टिक का, या फिर सिलिकॉन का, या फिर टंगस्टन का। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, अर्धचालक घटक की विशिष्ट प्रचालन स्थिति के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें बताना है। तो चालकता तापमान से घटती है, या फिर जो चालकता है वो तापमान से बढ़ती है, या फिर तापमान के कारण परिवर्तित नहीं होती, या फिर तापमान के साथ स्थायी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, सही कह रहा है ना। चालकता तापमान से बढ़ती है, बिल्कुल। अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत वाहक बल जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, तो वो आपको बताना है। ईएमएफ बराबर विभवांतर माइनस वोल्टेज ड्रॉप, या फिर ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, या फिर ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप बाय 2, या फिर ईएमएफ बराबर विभवांतर प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप। तो इसके राइट आंसर की बात करें ना, तो इसके राइट आंसर की बात करें ना तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ईएमएफ होता है विभवांतर और वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैस आयनीकरण प्रभाव। क्या कहलाता है, गैस आयनीकरण प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। जो तांबा है उसके आबंध जो आबंध चक्र जो होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको बताना है। तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है, दोहरा कुचालक, कार्यात्मक कुचालक, प्रतिबल कुचालक, प्रबलित कुचालक, या फिर पूरक कुचालक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है ना, कार्यात्मक कुचालक कहलाता है। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाएगा। जो द्रव होते हैं उनमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगाना है बिल्कुल सही है, रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 200 वाट बटे 240 वोल्ट के लैंप 240 वोल्ट की आपूर्ति से श्रेणी में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। शक्ति का आपको ज्ञात करना है कि शक्ति क्या होने वाली है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 100 वाट। इसे आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट बटे 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, कितना हीट वह करने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 625 ओम, है ना। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे तक जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट निकालिए, कितनी यूनिट आएगी, है ना। तो ये आपको बताना है। तो ये भी आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर 2.5 यूनिट आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु की तीसरी कक्षा में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तांबा होता है, कॉपर होता है, इसके इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु है उसके तीसरी कक्षा में, है ना, जो तीसरा कक्षा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो उसमें जो है 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है,
है ना। तो अभ्रक होगा, यूरेका, तांबा या फिर मैग्नीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभ्रक, है ना। अभ्रक में क्या होता है? ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है? अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है? यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन या फिर जर्मेनियम। तो देखिए अर्धचालक की बात कर रहा है ना, तो अर्धचालक यूरेका होता है? बिल्कुल नहीं होता है। एबोनाइट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है ना। मैग्नीन भी नहीं होता है। और आपका जो है जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको इसका राइट आंसर पता करना था। तो आप देख सकते हो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप के 45 जो आपके 48 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में, सभी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। एंड आपको मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन पे सफिशिएंट टाइम दिया है, जितना टाइम देना चाहिए, है ना। और वीडियो मैंने एक शुरुआत में हो सकता है 1 घंटे प्लस बता दी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो हमारी 25 मिनट की बन चुकी है। और क्वेश्चन के हिसाब से वीडियो की लेंथ जाती है ना। अगर 100 प्लस क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली उसका टाइम जो है 1 आवर ज़्यादा जाएगा, है ना। 1 घंटे से ज़्यादा ही जाने वाला है। और बाकी मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ईडी, इन दोनों पर आपको काम कर लेना है अच्छे से। मैंने वीडियोस आपको दे रखी हैं, आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा और उसे पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। और अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए है। टेलीग्राम पर सर्च करिए आरवी ट्यूशन क्लासेस, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर जो आपका वैद्युत केबल्स है, उससे रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। और आप चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए। और वीडियो के नीचे कमेंट में आप हमें अपना फीडबैक दीजिए कि आपको समझाया हुआ समझ में भी आया या नहीं, या फिर ऐसे ही गाड़ी चलती जा रही है ना। वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है ना, फ्री में लाइक होता है, तो लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।